बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मास हमारे लिए कांस्टेंट नहीं रहता जब हम तेज स्पीड के साथ मूव करें, उसके अंदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो मास और मोमेंटम दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो जाहिर बात है कि मोमेंटम के अंदर भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो हम देखना ये चाहते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जो कि वहाँ पे कुलियन में वैलिड करता है, तो क्या वो लॉ इसी फार्मूले के साथ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर वैलिड करेगा या नहीं। तो हम जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के लिहाज से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट इनर्शियल ऑब्जर्वर्स हैं जो कि अलग अलग फ्रेम्स के अंदर मौजूद हैं और हर फ्रेम की वेलोसिटी दूसरी फ्रेम से अलग है। वो सारे के सारे एक कोलाइड को ऑब्जर्व करते हैं कि दो पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो हर ऑब्जर्वर उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलाइड एंड मोमेंटम आफ्टर कोलाइड कैलकुलेट करता है। तो हर ऑब्जर्वर यही ऑब्टेन करता है कि मोमेंटम बिफोर कोलाइड एंड आफ्टर कोलाइड बराबर है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो हम देखना ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन के ऊपर रिलेटिविटी क्या इफेक्ट डालेगी। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हम मोमेंटम की वही वाली डेफिनेशन को कंटिन्यू रखें कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो टोटल मोमेंटम डिफरेंट इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि अब मास के अंदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आ चुके हैं। मास एक कांस्टेंट टर्म नहीं रही। मास अब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर ऑब्जर्वर मौजूद है और उन पार्टिकल के मास जिनके कुलिंग को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनके दरमियान की रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है। तो अब हम चाहते ये हैं कि जिस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वैलिड करता है, उसी तरीके से वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर भी वैलिड रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक नए तरीके से डिफाइन करते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिहाज से उसका मोमेंटम क्या होगा, उसको हम डिफाइन करते हैं p इज इक्वल टू एम वी के साथ। p इज इक्वल टू एम वी और वेलोसिटी क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे आप लिखें कि p इज इक्वल टू एम डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एक्स वो वाला डिस्प्लेसमेंट है जो कि टाइम टी के अंदर पार्टिकल कवर करेगा। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। तो ये तो हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम है। हम इसको एक नए तरीके से डिफाइन करते हैं रिलेटिविस्टिक के लिहाज से। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि फ्रेम एस के अंदर मौजूद है और फ्रेम एस जो है वो हमारे पास रेस्ट के ऊपर है और इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को हम ऑब्जर्वर ए का नाम दे देते हैं। और एक और ऑब्जर्वर है जो कि फ्रेम एस प्राइम के अंदर मौजूद है और उस ऑब्जर्वर को हम बी का नाम दे देते हैं। और जो पार्टिकल है वो भी एस प्राइम फ्रेम के अंदर ही है, पार्टिकल ऑफ मास एम वो भी एस प्राइम फ्रेम के अंदर ही है। और ऑब्जर्वर ए जो कि रेस्ट के ऊपर है और जो ऑब्जर्वर बी है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जिसके साथ फ्रेम मूव कर रही है। और हम सपोज करते हैं कि फ्रेम एस प्राइम वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए या विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मोमेंटम को डिफाइन करते हैं रिलेटिविस्टिक के लिहाज से। तो वो बनेगा m डेल्टा x ओवर डेल्टा टी नॉट। पहले मैं आपको टाइम के लिहाज से बता दूं कि टाइम क्या होता है। डेल्टा टी नॉट हमने वो वाला टाइम जो कि ऑब्जर्वर बी मेजर करेगा इस पार्टिकल का, क्योंकि ऑब्जर्वर बी जिस फ्रेम के अंदर है उसी फ्रेम के अंदर पार्टिकल मौजूद है, तो दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट के ऊपर मौजूद हैं। और जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी मौजूद ना हो तो जो मेजरमेंट वो ऑब्जर्वर करे उसको हम प्रॉपर मेजरमेंट बोलते हैं। और ये वाला जो टाइम है डेल्टा टी नॉट, ये प्रॉपर टाइम मेजरमेंट है जो कि ऑब्जर्वर बी ने किया है कि इतने टाइम के अंदर ये पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। इसी तरीके से
ये वाला जो टाइम मेजर करेगा उसको हम डेल्टा टी बोलते हैं, जिसको हम रिलेटिविस्टिक टाइम बोलते हैं, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग फ्रेम के अंदर मौजूद हैं, और जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी मौजूद हो तो वो वाला ऑब्जर्वर जो मेजरमेंट करता है उसको हम रिलेटिविस्टिक मेजरमेंट बोलते हैं। तो ये वाला हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम है, यानी कि ऑब्जर्वर ए क्या मेजर करेगा कि पार्टिकल जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इस टाइम डेल्टा टी के दौरान कवर कर रहा है। तो इस वजह से ये वाला जो टाइम है ये हमारे पास प्रॉपर टाइम है जो कि ऑब्जर्वर बी मेजर करेगा इस पार्टिकल का। और जो डेल्टा एक्स है ये हमारे पास वो वाला डिस्टेंस है जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट कवर करेगा, और इस डिस्टेंस को मेजर करेगा वो वाला ऑब्जर्वर जो कि इस उस फ्रेम के अंदर मौजूद ना हो, और वो ऑब्जर्वर ए है। यानी कि डेल्टा एक्स वो वाला डिस्टेंस है जो कि ऑब्जर्वर ए ने मेजर किया है इस पार्टिकल का। तो अब जैसा कि ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी मौजूद है, तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों ने जो टाइम मेजर किया है उनके दरमियान भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। एक को हम प्रॉपर टाइम बोल रहे हैं और एक को हम रिलेटिविस्टिक टाइम बोल रहे हैं। रिलेटिविस्टिक टाइम ऑब्जर्वर ए वाला, प्रॉपर टाइम ऑब्जर्वर बी वाला। तो हम टाइम डायलेशन के लिए एक्सप्रेशन जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक टाइम इज इक्वल टू गैमा इनटू प्रॉपर टाइम। तो यहाँ से आप डेल्टा टी नॉट की वैल्यू निकालें जो कि क्या बनेगी, डेल्टा टी ओवर गैमा। ये वाली वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दें। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, P इज इक्वल टू एम डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी ओवर गैमा। तो गैमा हमारे पास डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो हम उसको वहाँ से उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू एम गैमा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स और डेल्टा टी अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम वेलोसिटी v का नाम दे रहे हैं। तो p इज इक्वल टू m गैमा v, या स्टैंडर्ड नोटेशन में हम इसको लिखते होते हैं गैमा एम वी। ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है। रिलेटिविटी के अंदर हम मोमेंटम को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम होता है उसके साथ हम गैमा फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और गैमा फैक्टर की हम वैल्यू जानते हैं कि वो बराबर होता है गैमा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और गैमा की वैल्यू चूंकि हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो गैमा की वैल्यू अगर हमेशा ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रॉपर मोमेंटम। तो एक और बात कि अगर फर्ज कर लें कि ये वाला जो ऑब्जर्वर है, सॉरी ये वाला जो फ्रेम है वो वेलोसिटी v इज इक्वल टू सी के साथ मूव करना शुरू कर दे, यानी कि अगर पार्टिकल वेलोसिटी v इज इक्वल टू सी के साथ मूव करता है तो उसका मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। तो हम इस फार्मूले के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप v की जगह पे c पुट करें तो सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, तो 1 ओवर 0। तो गैमा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इन्फिनिटी। तो आप गैमा की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करें तो मोमेंटम भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि अगर पार्टिकल वेलोसिटी v इज इक्वल टू सी, यानी कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर मूव करना शुरू कर दे तो उसका मोमेंटम भी इन्फिनिटी टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और एंड पे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि हमारे पास मास दो किस्म के होते हैं, एक होता है रेस्ट मास और एक होता है रिलेटिविस्टिक मास, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके लिए हमारे पास एक स्पेशल नोटेशन होती है, इनको स्पेशल तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो एक होता है हमारे पास रेस्ट मास जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम नॉट से, और रेस्ट मास वो वाला मास होता है कि जब ऑब्जेक्ट जिसका मास हम मेजर कर रहे हैं और ऑब्जर्वर जो कि उसका मास मेजर कर रहा है, उन दोनों के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी मौजूद ना हो, दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट के ऊपर मौजूद हों, तो उस मास को हम रेस्ट मास बोलते हैं। और इस फार्मूले के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम जो मास यूज़ कर रहे हैं ये वो वाला मास होगा जो कि ऑब्जर्वर बी इसका मास मेजर करेगा। तो इसकी जो करेक्ट हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा P इज इक्वल टू गैमा एम नॉट वी, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर मास था, इसको रेस्ट मास भी बोलते हैं या प्रॉपर मास भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर मास था, तो इसके लिए जो एग्जैक्ट हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा गैमा एम नॉट वी। उसके बाद एक मजीद बात, ये रिलेटिविस्टिक मास,
रिलेटिविस्टिक मास हमारे पास वो वाला मास होता है जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक रिलेटिव वेलोसिटी मौजूद हो, तो इस वजह से हम उसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। और रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास के दरमियान जो एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है वो होता है रिलेटिविस्टिक मास इज इक्वल टू गैमा इनटू रेस्ट मास। ये रिलेशन इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हमारे पास ये वाला जो मोमेंटम बन रहा है इसको क्लासिकल मोमेंटम बोलेंगे, जो कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज इक्वल टू गैमा इनटू क्लासिकल मोमेंटम या रेस्ट मोमेंटम, हम इसको प्रॉपर मोमेंटम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम ये वाला रिलेशन यूज करने के बजाय जो एग्जैक्ट नोटेशन है वो ये वाला या ये वाला नोटेशन हम यूज कर रहे होते हैं। या फिर एक और बात कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कह चुके हैं कि एम गैमा एम नॉट इज इक्वल टू एम, तो हम इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू एम वी। जस्ट सिर्फ और सिर्फ P इज इक्वल टू एम वी लिखा हुआ हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ m रिलेटिविस्टिक मास है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो मोमेंटम है ये भी एक रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है। अगर हमने यूं लिखा हुआ हो कि P इज इक्वल टू एम नॉट वी, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मोमेंटम है ये हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम है। तो एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि जब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 के साथ मूव करना शुरू कर दे, तो क्या होगा कि जो गैमा फैक्टर होगा वो किसके बराबर है, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो v यहाँ पे 0 पुट कर दें और सी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म सारी 0, तो नीचे जस्ट 1 बच जाएगा। तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1, तो गैमा की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। तो जो हमारे पास मोमेंटम होगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, वो हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम को अप्रोच कर जाएगा। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे गैमा इज इक्वल टू 1 पुट करें तो P इज इक्वल टू एम नॉट वी, और P इज इक्वल टू एम नॉट वी हमारे पास एक क्लासिकल फार्मूला है मोमेंटम के लिए। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू गैमा एम नॉट वेक्टर वी। ये वेक्टोरियल नोटेशन है हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की।